बेटा चैप्टर 7 है डायरेक्टिंग। मिल गया पेज नंबर 148 में। बिजनेस स्टडी बुक में राजनीति मार्कर चैप्टर 7 पेज नंबर 148 इंग्लिश मीडियम में। डायरेक्टिंग कौन करता है? डायरेक्टिंग डायरेक्टर कहाँ सब कुछ सुना है? क्या मूवी में क्या करता है? बताता हीरो की कैसे एंट्री है, उसे कैसे डायलॉग करना है, कैसे एक्शन सीन होगा ताकि पिक्चर अच्छे से बन सके। ठीक है, जहाँ उसको लगता है कुछ गलत किया है वापस से होता है डिटेल, है ना। यहाँ पे डायरेक्टर जो होते हैं, कंपनी में डायरेक्टर बहुत सारे होते हैं, ताकि वो क्या करते हैं, काम बताते हैं ताकि कंपनी अपने लक्ष्यों पर आसानी से पहुंच सके, सही तरीके से पहुंच सके। डायरेक्टर का मतलब होता है कि नॉर्मली किसी को गाइड करना, काम बताना है। ये कौन कर सकता है? जैसे हमारा माइंड हमारा क्या होता है, डायरेक्टर होता है ना, ये हमें डायरेक्शंस देता है, हमारे शरीर के पार्ट्स को अलग अलग वे में डायरेक्शंस देता है। ठीक है, वैसे ही एक डायरेक्टर क्या करेगा, क्या कंपनी का डायरेक्टर कौन कौन हो सकते हैं? कौन कौन है जो डायरेक्शन देते हैं? देखो चैप्टर बड़ा है, टाइम लग जाएगा, आज और कल। पहले तो डायरेक्टर की मीनिंग देख लेना, निर्देशन। मीनिंग कहाँ से चालू होगी? यहाँ से देखो बेटा, the work of any organization being under the directing function, a manager can plan and organize but no ना क्या लिखा, truthful result faithful होगा बेटा, है ना। result can be achieved until the process proposed plan is implemented. This needs directing, which literally means है ना मूविंग इनटू एक्शन। कंपनी ने अपने जो भी प्लान बनाया है, प्रपोज प्लान बनाया है, वो सही ढंग से हो सके, इसके लिए कोई एक ऐसा अनुभवी और एक लिटरल शिक्षित बंदा होना चाहिए जो उस चीज को सही ढंग से कैसे हो वो बताए। आपको भी पता था 12th की बुकें बीए से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, सेल्फ पढ़ सकते हो, लेकिन जरूरत क्या है, कोई हमें बताने वाला हो, डायरेक्शन देने वाला हो। यदि मैं आपके लिए बोलूं तो एज अ टीचर है, लेकिन अगर दूसरी फील्ड में बोलूं तो मैं डायरेक्टर, यहाँ पर भी मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि हमें इसको इस तरीके से पढ़ना है। एक एज हो जाने के बाद आपको खुद को समझ में जाएगा। जैसे मुझे, मैं आगे अगर कोई कोर्स करता कॉमर्स में, तो मैं क्या करता, एग्जांपल्स देख के समझ जाता हूँ। थ्योरी पढ़ता हूँ, एग्जांपल्स उनको समझने की कोशिश करता हूँ, फिर सेल्फ से अनफोल्ड कर देता हूँ। क्योंकि एक समय के बाद आपको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं, आप आपका अनुभव ही आपके काम में जाएगा। डायरेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता निर्देशन की। बेटा चैप्टर चल रहा है अपना 7 निर्देशन। ठीक है, निर्देशन कौन करता है, डायरेक्शन कौन करता है? हमेशा मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का फंक्शन है, प्रबंध का कार्य है ना। ये भी एक मेंटल एक्टिविटी से, दिमाग से की गई गतिविधि है। यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि ज्ञान देना हर किसी का काम है आजकल, है ना। मैंने बोला था ना, आप किसी घर पे चले जाओ, 2 चीज फ्री की मिल जाती है, एक चाय और दूसरी राय। बता देते कि ये काम करना, ये काम करना, इस तरीके से मतलब डायरेक्शन देने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं। प्रोसेस ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी फंक्शन क्या ऑर्गेनाइजेशन में हमें बहुत सारी जगह पे डायरेक्शन देखने को मिल जाता है, घर में भी हमें कोई ना कोई डायरेक्शन देने वाला मिल जाता है। यूनिवर्सल हो गया। ह्यूमन फैक्टर, डायरेक्शन निर्देशन हम इंसानों का करते हैं, ना कि जानवरों का या मशीनों का। डायरेक्शन क्या है, ह्यूमन फैक्टर से। इसमें आपको 4 पॉइंट्स करना पड़ेगा कम से कम, है ना। पहला कर लो मैनेजमेंट फंक्शन, दूसरा ये कर लो कनेक्शन विद परफॉर्मेंस। इसका कनेक्शन किससे होता है? किसी से काम करवाने के लिए इसका कनेक्शन परफॉर्मेंस से होता है ना। चौथे नंबर का कर लो कंटिन्यूस एक्टिविटी से,
डायरेक्शन का काम कभी खत्म नहीं होता है, एक काम खत्म हो जाएगा तो आपको दूसरी चीज का डायरेक्शन देना पड़ेगा। ह्यूमन फैक्टर्स कर लो और यूनिवर्सल कर लो। यूनिवर्सल के बाद ये भी बहुत अच्छा, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्शन हमेशा बड़ा छोटे को देता है, ना कि छोटा बड़े को दे रहा है। क्या डायरेक्शन टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल से लोअर, लोअर से वर्कर तक जाता है। ठीक है बेटा, आदेश निर्देश हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर क्या जाती है? रिक्वेस्ट, निवेदन। कोई बड़ा हमें क्या कुछ बोल रहा है तो वो हमें डायरेक्शन दे रहा, हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, निवेदन जाते हैं। अब डायरेक्शन के एलिमेंट्स बहुत आया है एग्जाम में। निर्देशन के तत्व मिल गया। सबसे पहला तत्व है सुपरविजन। सुपरवाइजर सुना होगा आपने कब तक? सब कौन होता है सुपरवाइजर? हाँ, वो उसकी पोस्टिंग कैसे होती है? अभी अपन ने सुना है सुपरवाइजर का, अब थोड़ा समझेंगे सुपरवाइजर के लिए क्या होता है। आप सुपरवाइजर बन सकते हो क्या? नहीं। देखो, एक ऐसा वर्कर है कंपनी में जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन वो उस कंपनी में काम करता है, सब कंपनी को संभालता है। तो अब उसका क्या फ्यूचर नहीं बनने का क्या कंपनी? हम पढ़े लिखे सर, हम बन सकते हैं अकाउंटेंट, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डायरेक्टर तक में बन सकते हैं, लेकिन एक अनपढ़ या लेबर किस्म के बंदे को आप डायरेक्टर नहीं बना सकते, अकाउंटेंट नहीं बना सकते, तो पीछे है नहीं। तो ऐसे बंदों को के लिए क्या करें, उनकी पोस्टिंग कैसे की जाए, समझ रहे हो? अब वो तो कंपनी को दे रहा 10 साल 15 साल 20 साल, उसकी पोस्ट कैसे बढ़ेगी? तो उनकी कुछ पोस्ट रहती है, ठीक है। जैसे अब तो ये वर्कर है, इन्होंने 10 साल 15 साल कंपनी को दे दिया, उन कंपनी की वहां पे मशीनों में काम कर रहे हैं, उनको पूरी जानकारी है कि कंपनी में कितने लेबर है, कौन कैसा काम करता है, किस मशीन में कितनी खराबी, कब क्या चीजें, सब जानकारी हो जाती है। तो धीरे धीरे उनकी पोस्टिंग में आके बढ़ा के एक बढ़कर की टॉपर पोस्टिंग क्या हो सकती है अपन, हायर पोस्टिंग सुपरवाइजर। कंपनी बोलती है कि सर आपने इतने साल हमारी कंपनी को टाइम दिया है, काम किया है, अब आपको सब जानकारी हमारे लेबर वर्किंग कैसा होता है, अब से आप काम करोगे ना, आप काम करवाओगे। अब से उनको क्या कर दिया, सुपरवाइजर अपॉइंट कर दिया। मतलब एक वर्कर की आप बोल सकते सबसे अच्छी पोस्ट क्या हो जाती है, सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर क्योंकि अब उसको सब पता है कि कब स्टॉक आ रहा है, कब कितना काम हो रहा है, किस हिसाब से कंपनी की प्रोसेस चलती है, पूरी जानकारी, सब पॉलिसी वॉलिसी की सब जानकारी है। हालांकि उसकी एजुकेशन ज्यादा नहीं होने के कारण उससे हम, है ना, कोई प्रोफेशनल फील्ड नहीं दे सकते, पोस्ट नहीं दे सकते, तो उनको बना दिया सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर क्या रहता है, कारखाने में मजदूरों के बीच में ही रहता है ना, वो ये देखता कि काम कैसा हो रहा है, कोई कमी आ रही है तो उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। मिडिल लेवल है, टॉप लेवल, लोअर लेवल मैनेजर्स ने उसको जो कुछ काम दिया है, ठीक है, मैनेजर्स किसको काम बताते हैं, सुपरवाइजर, क्योंकि हमें आज शाम तक इतना काम करवाना है, इस मंथ का हमारा इतना टारगेट है, तो सुपरवाइजर क्या करता है, लेबरों के बीच में बैठ के क्या करता है, वो काम करवाता है। ये मोटिवेशन का सबसे एक्टिव फैक्टर रहता है, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट किससे होता है, लेबर से होता है, मजदूरों से होता है। क्योंकि मैनेजर आदेश देके चला जाएगा, लेकिन सुपरवाइजर दिन भर वहीं पे रहेगा, ये छोटी छोटी गलतियों को पकड़ेगा, ये प्रोडक्शन की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करेगा, ये अदर बहुत सारे जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को रोकने में काम करेगा। तो सुपरवाइजर क्या करता, सुपरविजन करता है, पर्यवेक्षण करता है, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट का सबसे अच्छा फैक्टर माना जाता है सुपरविजन। देखो सुपरविजन मिल गया। द टर्म सुपरविजन इज नॉर्मली यूज्ड टू मीन्स, है ना, ऑब्जर्विंग एम्प्लॉयज एट वर्क। ये क्या करता है, एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करता, देख रेख करता, सामने उनके कार्य को का पूरा ऑब्जर्वेशन करता है, टू एंश्योर दैट दे वर्किंग इन द डिजायर मैनर, कि जो काम हो रहा है वो डिजायर मैनर में, मतलब इच्छित, है ना, अनुसार हो रहा है, इच्छा अनुसार हो रहा है कि नहीं उनके। द पर्सन हु सुपरवाइज द वर्कर इज कॉल्ड सुपरवाइजर, है ना।
क्वेश्चन ये बहुत बनता है। सुपर इधर को इस तरफ पूरी हेडिंग ही दी है, मीनिंग ऑफ सुपरविजन, डेफिनेशन आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई सुपरविजन की, मिल गया साइड में। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन और फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। पेज चेंज करके देखो, एक एक अपन पूरा निपटाते हैं। पहले सुपरविजन पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर आएंगे दूसरे नंबर पे मोटिवेशन पे। पहला आ गया सुपरविजन में, देख लो मीनिंग हो गई सुपरविजन की, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो सुपरविजन की। इट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी परफॉर्म एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ये क्या निर्देशन का एक भाग है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ये दो तीन चीज तो आपको बार बार मिलेगी, कंटिन्यू प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस, सार्वभौमिक, मेंटल एक्टिविटीज। जहां पर तीन विशेषता लिखने के आगे तो आपको 3 पॉइंट तो ये मिल जाते हैं, चाहे पहले चैप्टर से लेके यहां तक में देख लो। फंक्शन देखो, कार्य देखो, पर्यवेक्षक के कार्य, सुपरवाइजर के वर्क। मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट टू वर्कर, ये क्या करता है, सीधा कर्मचारियों को, लेबर्स को क्या करता है, मोटिवेट, प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है ना, एनकरेजमेंट। दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसका कम्युनिकेशन क्या होता है, डायरेक्ट वर्कर से होता है, सीधा ही इसका संप्रेषण किससे होता है, कर्मचारियों से होता है ना, इसलिए सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क, सुपरवाइजर का काम क्या रहता है कि उसको जो भी वर्क दे रखा, असाइनमेंट दे रखा, कार्य दे रखा, वो क्या करता है, करवाता है ये काम। प्रॉब्लम की कुछ भी सोल्यूशन आई है, मतलब क्या लेबर्स की कुछ भी प्रॉब्लम आई है सॉरी, है ना, तो इन प्रॉब्लम को क्या करता, सॉल्व करता है। वर्कर्स के दिन में 10 बार प्रॉब्लम आती है कि सारे मशीन नहीं चल रही है, ये लूज हो गई है, मुझे ये काम नहीं करना, मेरी इससे नहीं बन रही है, ठीक है, और भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो इन प्रॉब्लम को वहां पे सॉल्व करवाता हूं। और अचीविंग गोल ऑफ इंटरप्राइजेस, है ना, फर्म के, संस्थान के जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में डायरेक्ट फैक्टर्स होता है ना। और ये क्या करता है, वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है, अनुशासन स्थापित करके रखता है। सुपरवाइजर के 4 फंक्शन है, अगर उसको भी नहीं देखो तो खुद ही सोचते लग जाओ क्या क्या हो जाएगा, है ना। ये क्या करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेगा, है ना, असाइनमेंट को कंप्लीट करवाएगा, है ना, उन वर्कर्स के बीच में असाइनमेंट वो क्या डिसिप्लिन करेगा और उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। 4 पॉइंट्स हो गए, है ना। क्वेश्चन आता है पर्यवेक्षक के किन्हीं 4 कार्यों को बताइए, है ना, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर, या इंपॉर्टेंस के नाम से। इसके बाद या तो एक क्वेश्चन बन सकता है, या तो इसके पास वाला क्वेश्चन, एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण, क्वालिटी ऑफ गुड सुपरविजन। तो एक अच्छे सुपरवाइजर, आपकी नजर में एक अच्छा सुपरवाइजर क्या है, जहां पर मैंने आपको पहले बता दिया, जहां पर भी अच्छा, श्रेष्ठ, गुड आ गया है वहां पे ता लग जाएगा, साथ था। हिंदी मीडियम वाले बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। पहला आता पूर्णता, कंप्लीटनेस, है ना, स्पष्टता, है ना। पहले इसके अंदर क्या दे रखा, नहीं इसमें अभी रहने दो, इसमें देखो, एक आपकी नजर में अच्छा सुपरवाइजर कौन हो सकता है, सबसे पहला है कि उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, अनुभवी इंसान को सुपरवाइजर बना जाएगा, है ना, जिसका अनुभव नहीं होगा उसको सुपरवाइजर भी बनाएंगे। दूसरा, उसको ज्ञान हो, बहुत सारे कंपनी में ऐसे जिनको 10-10, 15-15 साल, 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उनमें से भी सुपरवाइजर एक ही बनता है, सबको नहीं बनाया जा सकता। क्या होता है कि रीजन है कि नॉलेज ही नहीं है, पर लेबर की प्रॉब्लम सोल्व करने, मशीन ठीक करने गया, खुद झटका खा के बैठ गया, है ना, फिर उसको ठीक करने के लिए कुछ 2-4 हो गए, हो जाते, कुछ बनते ना अपने यहाँ पर भी। आप जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे लाइट का डंडा एक ठीक करने गया,
मैंने बोला पड़ोस वालों को बोला अरे मैं कर दूंगा, मैं मना कर रहे कि भैया मत करो, नॉलेज नहीं है। गया वो तार में हाथ लगाया, बैठ गया, फिर उसको ले गया अस्पताल तरफ। तो ऐसा काम नहीं करो जब तक नॉलेज नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं हो, ऐसा हमें सुपरवाइजर नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या हो, इसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, उसका संप्रेषण, उसका बोलने का एक लीडरशिप ही नहीं होगी तो फिर सुपरविजन किससे करेगा। 10 लोग हैं, सबको 15-15, 20-20 साल हो गए, लेकिन मैं किसको सुपरवाइजर बनाऊंगा जो अच्छा लीडर भी बन सके, उसमें एक अच्छा नेतृत्व करने की क्षमता भी हो। नॉलेज होना और एक लीडरशिप होना दोनों में अंतर है। मनमोहन सिंह में नॉलेज बहुत था, लीडरशिप मोदी में ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा नॉलेज था मनमोहन सिंह में। मैंने आपको लगा था ना, फाइनेंस मिनिस्टर था, इंडियन इकोनॉमिक्स को ट्रैक पे लाने के लिए बहुत अच्छे थे, बहुत से डिसीजन थे। वो एक्सीडेंटल बना, वो खुद ही नहीं चाहता था पीएम बनना। मूवी देखता है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की, और उसकी इच्छा ही नहीं थी, उसको पता था मैं लीडर नहीं हूं अच्छा, मेरा जो नॉलेज है मैं वो अपने देश के काम में दे सकता, लेकिन मैं एक लीडरशिप नहीं कर सकता। वो तो कांग्रेस ने इतना फोर्स करा था, है ना, तो जाके उसको बनाया गया। हर साल यही होता है, पर्टिकुलर एक बात नहीं है। अपने एमपी की बात कर लेते हैं, एमपी का चुनाव जीत गया, अभी सीएम का ही पता नहीं, है ना, बैठ रहे बैठक कर रहे, अब किसको सीएम बनाए, किसको सीएम बनाए, कमलनाथ को फिर बना दिया। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती। तो सुपरविजन के लिए भी ध्यान रखो, सुपरवाइजर किसको बनाया जाएगा कंपनी में, जिसको नॉलेज भी है, प्रॉब्लम को सोल्व करना भी आया है, इसको एक्सपीरियंस भी, इसमें एक अच्छी लीडरशिप कमांडिंग भी हो, है ना। और कौन हो सकता है, ड्यू कंसिडरेशन टू इमोशनल नीड्स, जो अपने आसपास के कर्मचारी होती क्या कर सकते हैं, है ना, नीड्स को भी समझे, आवश्यकताओं को भी समझे। क्योंकि हमने ऐसे सुपरवाइजर को उठा के लेके आए जो उन्हीं के बीच में से उठाया आपने, वो उसको ऑलरेडी 15-20 साल है, तो उनके साथ ही बैठ रहा, लंच कर रहा, खा रहा है, दिन भर बैठ के बात कर रहा है, तो उनको सबकी प्रॉब्लम्स को पता है, सबकी इमोशनल नीड्स को भी समझता है सुपरवाइजर। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें क्या क्षमता है ना, इनके बीच में सहयोग, काम के सहयोग की और तालमेल बना सके। पेशेंट, गुड नेचर, इसके अंदर धैर्य भी हो, उसका नेचर भी अच्छा हो, है ना, क्या फोरसाइटनेस हो उसमें, मतलब क्या भविष्य में देखने की कुछ क्षमता हो, मतलब काम को करने से पहले ही उसको बारे में अनुमान लगा ले कि काम हो पाएगा कि नहीं, हाँ, दूरदर्शिता, है ना। और विटनेस हो, विटनेस मतलब खड़ा रहे, ऐसा नहीं कि काम बता के सो गया, इधर कुछ कि भैया काम है कर लेना, फटाफट वो गया, है ना, घूमटे पे बैठ गए, चाय पीने लग गए। यहाँ पर यही होते हैं अधिकतर सुपरवाइजर, है ना, कि कर रहे काम, तो आप देख लेना यहाँ पे बहुत सारी कंपनी में सुपरवाइजर बस क्या बता के चले गए, घूम रहे ऊपर नीचे स्टाफ में, कुछ और काम कर रहे। विटनेस मतलब उसके आंखों के सामने सब काम हो। तो ये हो गया सुपरवाइजन का। तो क्या आता, फंक्शन आता है, कार्य आते बेटा पर्यवेक्षक के, सुपरवाइजर के। अब सुपरवाइजर हिंदी मीडियम वालों ने भी बचपन से इंग्लिश में सुना होगा, अब पता चला चल पर्यवेक्षक कहते क्या उनको, है ना। एयरपोर्ट जैसे हमने कुछ इंग्लिश में सुना है, स्टेशन हमने इंग्लिश में सुना है, क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन को हिंदी में, रेलवे स्टेशन को बताओ, सुनो सर, इंग्लिश में सुना ना, बोलते हैं स्टेशन तो इंग्लिश शब्द है ना, स्टेशन ही हिंदी में लिखते हैं, पटरी बोलते हो, क्या पता। अरे पटरी तो देखो बोलते हैं, ट्रैक को है ना। स्टेशन का मतलब अड्डा बोलते हैं, अड्डा, है ना, हवाई अड्डा हम स्टार्टिंग बोलते हैं, एयरपोर्ट, है ना। अब ये तो नहीं बोला रेल अड्डा, बस अड्डा तो सुना होगा, है ना, बस स्टेशन को बस अड्डा बोलते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द हम इंग्लिश में सुन रहे हो और माइंड में वही सेट है। अब आया है डायरेक्टिंग में दूसरा मोटिवेशन। ये तो बहुत अच्छा है, फैक्टर है, काम करवाने का सबसे अच्छा है, तारीफ कर दो, है ना।
मेरा बेटा ऐसा वैसा शाबाश बहुत अच्छा कर रहा है, वो खुद से ही इतना हो जाता अंदर से मोटिवेट कि वो काम को किसको बताने की भी जरूरत ही नहीं रहती है। किसी की शाबाशी दे दो, पीठ ठोक दो, बहुत अच्छा कर रहा है, उसको अच्छे सपने दिखा दो तो उसी काम को डेडिकेशन में करेगा। मोटिवेशन का मतलब क्या होना, प्रोत्साहित करना उसको। अब एक एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करें, दो तरीके मोटिवेशन होता है। जैसे एक प्रिंस को मोटिवेशन दे रहा हूं, ठीक है, और एक कौन है, लाइक पीछे अभिषेक को ले रहा है मोटिवेशन, तो दोनों का मोटिवेशन का तरीका अलग है। एक का मोटिवेशन खुद को ही पता चल गया कि अब उसको करना क्या है, और दूसरे को मोटिवेशन के लिए डंडा उठाना पड़ता है ना। दो तरीके मोटिवेशन है, एक डर से करेगा, एक खुद की समझ से करेगा। अब यहाँ पर तो स्टूडेंट का मोटिवेशन तो समझ में आता, लेकिन एक एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करें, एक मैनेजर के दिमाग में कि क्या करे कि अपना ये जो एम्प्लॉय है अपना समझ के उस कंपनी में काम करे, जी जान से काम करे। तो ऐसा मोटिवेशन के बहुत सारे तरीके, दो तरीके मोटिवेशन है जो ज्यादातर एक कंपनी में दिए जाते हैं, मॉनेटरी और दूसरा नॉन मॉनेटरी, मौद्रिक अभिप्रेरणा और अमौद्रिक अभिप्रेरणा ना। मौद्रिक अभिप्रेरणा मॉनेटरी मोटिवेशन क्या होगा, पैसे से। तो मुझे नहीं मिल रहा है ये। बेटा पहला तो हो गया फंक्शन में डायरेक्टिंग का सुपरविजन, दूसरा पॉइंट मिल गया अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा तो मिल गया, बट हाँ, तो सुपरविजन खत्म होगा तो अब मोटिवेशन चालू होगा। उसमें एक मिनट, वैसे मिल गया है, मिल गया ना अभिप्रेरणा। तो अभी अपन आशीष को समझ ले, ये सारी चीजें आपको मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आवश्यकता में है सर, आशय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या आशय? आशय को इंग्लिश में मीनिंग क्या गया, मौद्रिक है ना, आप मौद्रिक मॉनेटरी इसमें मोटिवेशन का इसमें टॉपिक थोड़ा बड़ा है, देख लो। मोटिवेशन में पहले आ गया मीनिंग, मीनिंग में टिक लगा लो, कहां तक आ जाएगा मीनिंग। पहला पॉइंट पूरा, पहला पैराग्राफ पूरा कर लो भले से। मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है, मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, जो क्या करती कर्मचारियों के बिहेवियर पे, इंसान क्या ह्यूमन मानवीय व्यवहार पे क्या रहती है, सबसे क्लोज रहती है। मोटिवेशन क्या रहता है, सबसे क्लोज रहता है अभिप्रेरणा। इट्स इन्वॉल्व है ना अराउंडिंग है क्या, अराउजिंग नीड्स and desire in people so that they may work है ना सॉरी प्रोनाउंसिएशन मुझसे नहीं हो रहा क्लियर बेटा, क्या है इसका, enthusiastically, ठीक है, फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है नीड्स और डिजायर इन पीपल्स, है ना, कि जो आपके यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी नीड्स क्या है, उनकी इच्छा क्या है, उनको समझ के ही उनको मोटिवेशन देना। देखो किसी के मोटिवेशन का सोर्स क्या होता है, पैसा, तो किसी की मोटिवेशन का सोर्स होता है सम्मान, और किसी की मोटिवेशन का सोर्स होता है जॉब की सुरक्षा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारों को निकाल दिया एम्प्लॉयज को, हमें जरूरत नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। कुछ ऐसे चाहते हैं हम कम कमाई लेके हमारी जॉब सिक्योर हो, चाहे 15-20 हजार 25 हजार रुपए कमाए, लेकिन ऐसी जॉब मिले हमें कि हमें कोई निकाल ना सके, जॉब सिक्योर हो। किसी को तो क्या लगता है कि हमें ऐसी जॉब मिले जिसमें हमें क्या हो, रिस्पेक्ट बहुत अच्छी मिले, इसलिए बहुत सारे सरकारी जॉब की तरफ चले जाते हैं। अच्छा सरकारी जॉब है, चले जाते हैं। कोई टीचर, बच्चा टीचर्स है तो थोड़ा रिस्पेक्ट आ जाती है ना। अब देखो काम सबसे ज्यादा कमाता ब्रोकर भी है ना, प्रॉपर्टी के में, लेकिन जैसे सुनते हैं ना, अच्छा प्रॉपर्टी में ब्रोकर का काम करते हैं तो इमेज क्या बन जाती है, भले से कितना भी कमाता हो, है ना, लेकिन क्या है तो प्रॉपर्टी का लेन देन करते ब्रोकरशिप, तो उसका नाम उसको चेंज करके उसका क्या निकाल लिया,
अच्छा कंसल्टेंसी है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का वर्किंग है। तो ये थोड़ा शब्द सुनने में ऐसा लगता है कि यार आपके पास जॉब पैसा कितना भी, लेकिन आप बढ़ क्या करते हो ना? तो कुछ क्या करते हैं, सम्मान के लिए देखते हैं, मोटिवेशन उनके लिए क्या, उनका एक अच्छी जॉब मिले, अच्छा सम्मान मिले, या तीसरे के लिए मोटिवेशन क्या होगा, एक अच्छा पैसा मिले, इनकम हो। तो हमें क्या समझना है, एम्प्लॉय की क्या नीड्स है ना? उसे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, उसे अच्छी इनकम चाहिए, ठीक है, या उसके लिए क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो उसको कहाँ किस फील्ड में डालना, उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उससे मोटिवेशन करना पड़ेगा। मोटिवेशन इनकरेज पीपल टू मेंटेन एंड इम्प्रूव अपॉन देयर एफिशिएंसी। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का क्या काम है मोटिवेशन का, कि भैया हमारे एम्प्लॉयज को हम इनकरेज कर सके, उनकी इंप्रूव कर सके, उनकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सके, कैसे भी करके उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ाए। अब क्षमता बढ़ाने के तरीके और भी अभी इसमें हम पढ़ेंगे ना। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, अभी प्रेरणा की विशेषता बता सकते हैं बेटा इसमें? मोटिवेशन इज कंटिन्यू प्रोसेस, वो आ गया है ना। एक्टिवेट्स पीपल्स से क्या करता है, कर्मचारी पीपल्स को क्या करता है, एक्टिव करता मोटिवेशन। मोटिवेशन इज गिवन इन मेनी वेज, कई तरीके से दिया जा सकता मोटिवेशन। मोटिवेशन ब्रिंग कोऑपरेशन एंड एफिशिएंसी, ठीक है, लोगों में आपस में क्या करना है, कार्य करने की सहयोग का भावना बनाता है, और ये क्या करता है, एफिशिएंसी आपकी क्षमता को बढ़ाता है। 4 पॉइंट्स देख लो, है ना। कॉन्करेंट विथ ह्यूमन नीड्स एंड इंसेंटिव्स, ये किसके साथ तालमेल करवाता है, क्या, ह्यूमन नीड्स के और इंसेंटिव्स में। इंसेंटिव्स को पता है आपको, इंसेंटिव्स अभी तक नहीं सुना आपने कभी? पेमेंट के साथ एक्स्ट्रा पेमेंट्स मिल जाता है इंसेंटिव्स के नाम से। ओवर टाइम आपने बचपन से सुना होगा, ओवर टाइम। आजकल जैसे आप फ्यूचर में कहीं पे काम करने आते हो तो आपको एक टारगेट दे देते हैं, क्या आपने कंपनी का ₹1,00,000 का यहाँ तक का काम करवाया, इसके ऊपर की एक्स्ट्रा सेल्स करी तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, या एक्स्ट्रा काम करा तो इंसेंटिव, ठीक है। जैसे कोई प्रोडक्शन में काम करने गया, एक वर्कर को बता दिया कि भैया ये बुक छप रही है, आपने दिन की 10 बुक छापी तो ये आपका ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, इसके ऊपर आपने एक एक्स्ट्रा बुक छापी तो एक एक्स्ट्रा बुक पे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, इंसेंटिव, है ना, अतिरिक्त भत्ता हिंदी में कहते। अब ये मोटिवेशन यहां पर तो बहुत है, फ्यूचर में आपको कोई भी मोटिवेशन बहुत मिलेंगे आपको, फ्रॉड कंपनी इंदौर में बहुत है। मैं पर्टिकुलर एक का नाम नहीं, मैं इतने सारे नाम बता दूंगा, एवी, एशिया, बहुत सी अलग अलग कंपनी आ गई है। आपको बुलाएंगे संडे को, इतने मोटिवेशनल लेक्चर देंगे, एक से एक बढ़ के लीडर मिल जाएंगे आपको, तुम कर सकते हो, इतने सपने दिखाएंगे, इतने मोटिवेशनल करेंगे, 100 में से 1-2 की सक्सेस की स्टोरी खड़ी कर देंगे कि मेरा घर ऐसा था, ये था, है ना, अब मैं फ्लाइट पे घूम रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहां पे जा रहा हूँ, इतनी चीजें बता देंगे, ठीक है। उनको पता है मिडिल क्लास फैमिली है, इन्होंने पहले से बड़े सपने दिखा देंगे, और आपसे फिर क्या करेंगे, पैसे किसी तरीके से ऐड लेंगे। तो ये अपने इंदौर में मोस्टली जगह पे मिल जाएगा। 90% जब आप कॉलेज लाइफ पे ना कोई आपको रोक लेगा, टाई कोट एकदम स्टैंडर्ड बन के आएगा, बोले आपको जॉब करना है क्या, आगे वो क्या आते हैं, ठीक है। जॉब कभी आगे से ऑफर नहीं होती, हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, वो आपको आगे से ऑफर करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ बदलने वाली, संडे को अगर आप फ्री हो तो आप आइए, बिठा लेंगे, ऑडिटोरियम बुक करेंगे, सब अच्छे टी शर्ट मतलब क्या कोट पैंट पहन के आएंगे, वो जो लीडर आएगा उसका स्वागत भी फूल मालाओं से करेंगे, सब ताली बजाएंगे, है ना। तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी आ गई, तो आपके माइंड में उसके बारे में पहले से आने के पहले इतनी अच्छी से क्या कर देंगे, वो बना देंगे, इमेज बना देंगे कि आप उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनो। फिर इतने मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं कि आप वहीं पे बैठे बैठे आने वाले 4-5 साल का प्लान सोच लेते हैं, यार 5 साल तक तो मेरे पास इतना पैसा जाएगा, ये कर लूंगा मैं। प्रैक्टिकली अलग तो वो क्या, उस टीम 500 लोगों की टीम में कोई एक की सक्सेस की कहानी सुनाते, बाकी 499 बस ताली बजाते रहते पीछे, वो उसी उम्मीद में कि यार आप भी सक्सेस होंगे ना।
तो एक्चुअली कुछ थी, तो मोटिवेशनल लेक्चर्स आपके दिमाग में क्या असर डालते वो बात अलग है। यहां पर अब देखो इसमें क्या है, नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, क्यों जरूरत होती है एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने की। हायर प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता बढ़ जाए उसकी, ताकि काम करने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए हम एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। बहुत से एम्प्लॉय के दिमाग में क्या चलता है, सुबह 9-10 बजे काम पे जाओ, 6 बजे तक छुट्टी हो जाती है। उसके दिमाग में बहुत सारे एम्प्लॉय क्या सोचते हैं, टाइम निकल जाए, टाइम निकालने के लिए आते हैं बहुत सारे। हमें ऐसे एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो टाइम निकालने के लिए जाए, तो कभी काम पे अच्छे से ध्यान देगा नहीं, ठीक है। ऐसे एम्प्लॉयज की जब तक काम खत्म नहीं हो तब तक जमा है। तो पहला क्या, हायर प्रोडक्टिविटी, और दूसरा विलिंगनेस टू वर्क, मतलब उसका काम के प्रति क्या हो, है ना, समर्पण हो, बता सकते क्या बेटा, हिंदी में क्या लिखा है सेकंड पॉइंट, महत्व, कार्य करने को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, वो है ना कि उसके तरफ, है ना, वर्क की तरफ वो डेडिकेट हो, डेडिकेशन भी बोल सकते हैं पति। हाई मोरल, मोरल कम बोल सकते हो, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा है ना, ताकि उसका खुद का कॉन्फिडेंस, हम मोटिवेशन क्यों करते हैं, ताकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाए, उसके ऊपर आत्मविश्वास बढ़े, है ना? उसका मोरल डाउन ना हो काम करते टाइम। मोटिवेशन में क्या, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन, है ना, अच्छे संबंधों की, व्यावसायिक औद्योगिक संबंधों की स्थापना के लिए भी एक मोटिवेशन करना पड़ता है। रिड्यूसिंग इन सुपरविजन, सुपरविजन कब कब करना पड़ेगा, जब जब एम्प्लॉय काम अपना अच्छे से नहीं करेगा तब तक सुपरवाइजर का रोल आएगा। लेकिन अगर वो सेल्फ मोटिवेट है, वो अपना काम जानता है, उसको पता है क्यों करना है, ठीक है, तो मुझे उस बंदे को देखने की जरूरत नहीं। लाइक मैं सुपरवाइजर, मुझे किस किस बंदे को देखने की जरूरत नहीं, जिसको पता है वो क्यों पढ़ रहा है ना, तो वो खुद सेल्फ मोटिवेट है। तो ऐसे एम्प्लॉय जिसको पता है वो काम क्यों कर रहा है, उसका वर्क क्या है, वो सेल्फ मोटिवेट है, तो उसको सुपरविजन करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा एक अच्छे मोटिवेशन से सुपरविजन का काम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ये फायदा है। इसके बाद फैसिलिटेट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों तक क्या हो जाते हैं, हम आसानी से पहुंच जाते हैं एक अच्छे मोटिवेशन से। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी संसाधन लगे उनका उचित उपयोग हो, मितव्ययिता से उपयोग हो, है ना। एक मोटिवेट एम्प्लॉय क्या करेगा, अच्छे तरीके साफ सफाई से कम नुकसान करके अच्छा काम करेगा, मतलब मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, वो कम से कम लागत में वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे सकता है। अब मोटिवेशन इतना भी नहीं है कि उत्साह में कुछ उल्टा काम कर दे, रहते ना कुछ को मोटिवेट कर दे, क्या कौन है, चाकू मार दे, हाँ वो भी ताकि मोटिवेट नहीं करना है, कर देता ना। कि यहाँ पर मेरे कोचिंग का ही एग्जांपल आया था ना शायद, जब वो कोचिंग की बेंचेस उठाई थी, शाबाश आप तो कर देगा, उठा ताकत से, उठा ताकत से, उससे इतनी ताकत से उठा कि पीछे फेंक दी बेंच, तोड़ी दी फिर पूरी। तो मोटिवेशन ऐसा नहीं कि जरूरत से ज्यादा हो जाए, उत्साह होना, लेकिन जरूरत से ज्यादा उत्साह होना भी नुकसान कर देता है। अब इसके पीछे आना बेटा, इसमें है टाइप्स ऑफ इंसेंटिव और मोटिवेशंस, अभिप्रेरणा के प्रकार। मिल गए? सबसे पहला पॉजिटिव मोटिवेशन, मेरा कितना अच्छा बच्चा, कितने अच्छे से काम करता, बहुत प्यार से समझा रहे, पॉजिटिव, बहुत शांति से। फिर बाद में एम्प्लॉय जाके क्या बोलते हैं, हमारा बॉस तो गाय है, गाय है ना, कुछ डांटता ही नहीं, चिल्लाता ही नहीं, नुकसान हो रहा तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज रहते हैं, तो कई बार हम ज्यादा ही प्यार करेंगे
फिर एम्प्लॉय क्या सोचेगा, यार वो तो चिल्लाता नहीं, एकदम सरल स्वभाव का है, तो जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव देने की जरूरत नहीं। पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब क्या, गाय बन जाना एकदम, कुछ भी मतलब हो, चिल्लाओ मत, डांटो मत, गलतियां हो रही तो रोको, मतलब एकदम उसको कुछ बोलो मत। तो पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, इस पे देखो, पॉजिटिव इंसेंटिव एंड मोटिवेशन रेफर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन या वेयर एम्प्लॉइज आर गिवन गुड सैलरी, अच्छी सैलरी दो, बोनस अच्छा दो, कमीशन अच्छा दो, एडिशनल पे दो उसको, है ना, ये इंसेंटिव्स दो। इसके साथ इसमें इंक्लूड क्या कर दो, प्रमोशन भी है भैया, आपको वर्क एप्रिशिएट भी मिलेगा, सोशल सिक्योरिटीज भी मिलेगी आपको, सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी, उसके साथ बिहेवियर भी बहुत अच्छा करो मैनेजर्स के थ्रू, है ना। दिस इंक्रीज द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज एंड दे वर्क विथ फुल, है ना, एंथुसियाज्म। अब हर इंसान यही चाहता है कि सर हमें एक अच्छी सैलरी मिले, बोनस भी अच्छा मिले, एडिशनल पे मिले, वर्क की सिक्योरिटीज भी मिले, मैं सब दे रहा हूं तो एम्प्लॉइज का भी तो कुछ काम हो, उसके साथ बिहेवियर भी अच्छा हो। ऐसा सभी कंपनियों में नहीं मिलता है, ये तो हमें घर में ही नहीं मिलता सर, है ना, कि पापा अच्छे से बात करते तो मम्मी पीटी देती है ना, मम्मी और पापा दोनों अच्छे से बात करेगा तो भाई बहन से भी बनेगी। तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन या इंसेंटिव जब हमें घर पे नहीं मिलेगा तो हम बाहर का उम्मीद करें। लेकिन यहाँ पे दे रखा कि आप एक पॉजिटिव दे सकते हैं। दूसरा आ गया फिर नेगेटिव मोटिवेशन, चिल्लाओ, डांटो, फटकारो, है ना, धमकियां, सीधी बात। ये दो तरीके से आपको हर जगह में मिलेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो पुलिस वाले, है ना, एक क्रिमिनल से कैसे निकाला जाता, सबसे पहले आता नेगेटिव मोटिवेशन वाला, पीटेगा, लात ठूसे देगा, मारेगा कि बता कहाँ चोरी करी, कहाँ सामान छुपाया, पीटेगा, वो रोएगा। नेगेटिव से मान गया तो अच्छी बात है। फिर दूसरा आता पॉजिटिव वाला, और मैं समझा रहा था, वो एकदम नरम पुलिस वाला आता, उसको बहुत प्यार समझाने के, वो बहुत बेकार पुलिस वाला हमारे थाने में बहुत मारता है, एक की हड्डी तोड़ दी थी, वो उसको चमकाता, बोले फिर आ रहा, बता दे प्यार से, मैं बचा दूंगा, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन दोनों मिल जाएंगे ना। मतलब ये दो तरह के मोटिवेशन। नेगेटिव में क्या, धमकियां दे रहे कि भैया काम कुछ भी गलती, सैलरी कटेगी, ओवर टाइम रुकना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, उसको धमका रहे, तो उसको काम करने के लिए क्या हो जाएगा, वो खुद ऑलसेंट में तो बहुत अच्छा दिया जाता है कि भैया मोटिवेशन के साथ नेगेटिव में लाइक याद नहीं करा तो रुकना पड़ेगा, ये नेगेटिव मोटिवेशन है ना। अब है ना पॉजिटिव मोटिवेशन, और भी दो लीडर्स के नाम ले सकते हैं अपन अपने। एक अच्छी लीडरशिप की मैं बात बता रहा हूँ कि कैसे एक अच्छा मैनेजमेंट के साथ चले ना। अब ऐसा बोल, देखो नामदेव सर आया, नेगेटिव मोटिवेशन देके चली गई, फिर बच्चों को आया गुस्सा, फिर राकेश सर आके पॉजिटिव मोटिवेशन देंगे, प्यार से समझा देंगे, है ना। तो दो रहेंगे, या तो शिवांगी मैडम का रोल क्या दे दिया कि वो नेगेटिव मोटिवेशन मारेंगे, एक दूसरे साल का क्या गया पॉजिटिव मोटिवेशन। सभी वीडियो देखी बताना पड़ता, बट अब मेरे माइंड में वो एग्जांपल आया तो मैंने आपके सामने रखा है। तो हर जगह पे दो मोटिवेशन मिलेंगे, घर पे भी आपको मिल जाएंगे मोटिवेशन, उनको भी पता है। अभी आप छोटे हो, धीरे धीरे अभी तो आपको पॉजिटिव मोटिवेशन दे रहे हैं। एक एज के बाद जब आप काम नहीं करोगे, कमाओगे नहीं ना, तो घर वाले नेगेटिव मोटिवेशन देना चालू कर देंगे, ताने मारना चालू कर देंगे, फ्री की रोटी तोड़ रहा है, आ जाता है ना, तेरे दोस्त भी है ना फालतू के आवारा है, आवारों के साथ घूमता रहता, तो वो ताने देने चालू हो जाएंगे। तो ये दो तरीके मोटिवेशन। अब इसमें आ गया है दूसरे में, बीच मेथड इज बेस्ट। इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है? अरे देखो दोनों ही बेस्ट है, दोनों का कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। ये तो हेडिंग देख के भी अपन बोल सकते हैं कि सर अब देखो जरूरत से ज्यादा सीधे बन जाओगे तो फायदा, एम्प्लॉइज फायदा उठा लेंगे, और जरूरत से ज्यादा कड़क बन जाओगे तो एम्प्लॉइज भाग जाएंगे। ये होता ना, सीधे बनोगे तो फायदा उठा लेंगे, और ज्यादा कड़क बनोगे, आप प्रेशर डालोगे तो जॉब को स्विच करेगा, एक आपका अच्छा एम्प्लॉय चला जाएगा। तो दोनों के कोऑर्डिनेशन करके ही आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा वो मोटिवेशन दे सकते हो। इसमें भी वही लिखा है, देखो बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन
आर इम्पोर्टेंस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, स्थिति के हिसाब से ढल जाओ। In an organization, positive motivation can be used for efficient and honest employees। अच्छी बात कही इसने कि भैया अगर आपका अच्छा एम्प्लॉय है और ईमानदार एम्प्लॉय है तो उसके साथ पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं दो, उसको अच्छी मतलब सकारात्मक अभिप्रेरणा दो उसको, ठीक है। लेकिन अगर आप मक्कार है, लेजी एम्प्लॉय है, इनएफिशिएंट है, काम अच्छे से नहीं कर रहा, आलसी है, टाइम निकालने के लिए आ रहा है, तो उसको आप नेगेटिव मोटिवेशन के थ्रू ही क्या करना है ना, काम करवाना पड़ेगा। सही बात कही तो ये पॉइंट्स ज्यादा अच्छा है इसमें ना। इन जनरली पॉजिटिव मोटिवेशन इज यूज्ड, नेगेटिव मोटिवेशन मस्ट बी अवॉइडेड अपॉन द है ना एक्सटेंट पॉसिबल। जितनी भी संभावना हो नेगेटिव मोटिवेशन कम दो। अब इसके बाद आया है फाइनेंशियल मॉनेटरी इंसेंटिव या मोटिवेशन भी बोल सकते हैं इसको, है ना। अब कंफ्यूजन में ना मत आ जाना, क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से घुमा के आता है। हिंदी मीडियम को तो सीधे मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा में अंतर बताइए। इंग्लिश मीडियम में क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के नाम से आ सकता है, वो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन एंड इंसेंटिव के नाम से आ सकता है। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। हमें मेन बात ध्यान रखना कि एक का संबंध पैसे से होता है, दूसरे का संबंध पैसे से नहीं होता है। ऐसा मोटिवेशन जिसका संबंध क्या हुआ पैसे से, ठीक है। जैसे इंक्रीज इन सैलरी और वेजेस, वेतन में वृद्धि कर देना है कि इस साल जो हमारे बेस्ट एम्प्लॉयज है 10 एम्प्लॉयज की लिस्ट हम अलग बनाएंगे जिन्होंने टारगेट अचीव करे, उनके अगले साल से सैलरी बढ़ा दी जाएगी। तो एम्प्लॉयज उस साल क्या करेंगे, मेहनत से काम करेंगे। जैसे रहता बहुत सारी कंपनियों में कि टारगेट बेसिस पे जो काम करते हैं कि जिन्होंने 10 महीने का या 5 महीने का टारगेट अचीव कर दिया उसको क्या नेक्स्ट ईयर से उसकी सैलरी 10% या 20% से इंक्रीज कर दी जाएगी। तो सब सेल्फ से मेहनत करने लग जाते हैं यार हमें टारगेट अचीव करना हमारा। तो पहला आ गया इंक्रीज करना सैलरी, अलाउंस दे देना, भत्ता दे देना अतिरिक्त। अलाउंस क्या होगा सुना, गवर्नमेंट जॉब वालों को बहुत मिलता है अलाउंस, सबसे ज्यादा तो उनको अलाउंस ही मिलता है। सैलरी उनकी कभी रहती 7,000 8,000 9,000 उससे ज्यादा नहीं रहती सरकारी विभाग वालों की सैलरी। सैलरी स्लिप मंगा के देख लेना, बेसिक सैलरी आती है उनकी बहुत कम। जैसे मेरा एक दोस्त है संदीप राजपूत, एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट है, अब दिल्ली में पोस्टिंग हो गई, पहले बठिंडा में थी। उसकी मैंने सैलरी स्लिप देखी, उसकी सैलरी स्लिप है 6,500 रुपए बेसिक सैलरी, हाँ एयरफोर्स वाले की बता रहा हूँ। और उसकी फाइनली सैलरी बनती 84,000 84,000। बाकी उसको अलाउंस मिलते हैं, अतिरिक्त भत्ते मिलते हैं। मेरे पापा की 4200 बनती, हाँ उनके 4,200, इनके पापा पटवारी है जबकि उसके बाद भी 4,200, लेकिन वो सैलरी पूरी बन के कितने रहती है 60-70। अभी अलाउंस क्या होता है, आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, है ना। अतिरिक्त शुल्क, है ना। जैसे मेरा कोई से एम्प्लॉय है जिसको मैंने क्या करा, यूपी से यहाँ पे बुलाया है, अच्छा एम्प्लॉय से, तो वो यहाँ पे रहेगा, उसकी पहले ही मैं सैलरी कम दे रहा हूँ, तो उसको पहला अलाउंस दिया जाएगा हाउस रेट अलाउंस HRA के नाम से, कि भैया आपको रहने का खर्चा कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है। ट्रेवलिंग अलाउंस, घूमने फिरने का अलाउंस दिया जा रहा है। मेडिकल अलाउंस दे दिया, बच्चे पढ़ रहे एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल में पढ़े हॉस्टल अलाउंस, है ना। मोबाइल मेंटेन कर रहा है, मोबाइल ट्रेवलिंग क्या है ना, फोन अलाउंस, घूमने जाना हॉलीडे अलाउंस। तो इस तरीके से उनको बहुत सारे अलाउंस मिलने जाते हैं और ये अलाउंस एवरी मंथ मिला जाता है। बेसिक सैलरी का पार्ट कुछ प्लस करते हो जाते हैं और 20 से 30 अलाउंस जोड़ते जाएंगे और फाइनली उनकी सैलरी बन जाती है। तो ये अलाउंस वैसे ही प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को भी कुछ अलग से देना। फिर जैसे आपका पीतमपुर में हो गया, तो जब आप इंटरव्यू देने आते हो पीतमपुर में, अगर कंपनी को लग रहा है एम्प्लॉय अच्छा है, स्किल वाला हमारे काम का है, तो पूछेंगे आप कहाँ के, देवास के, इंदौर के रहने वाले, कोई बात नहीं, या तो आपको बस स्टाफ मतलब बस की स्टाफ बस दे दी जाएगी, या स्टाफ बस नहीं होगी उनके पास, तो आपको क्या दे दिया जाएगा, अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस दे दिया, कन्वीनियंस अलाउंस के नाम से आ जाएगा, कि आपको 2,000 रुपए या 2,500 रुपए एक्स्ट्रा आपको कन्वीनियंस अलाउंस दे दिया जाएगा, कि जिससे आप डेली अप डाउन
कर सको। कम कंपनियां देती है, लेकिन कंपनियां देती है बहुत सारी अच्छी कंपनी, रेपुटेड कंपनी, वो आपका एक्स्ट्रा अलाउंस देगी। ये भी मोटिवेशन का बहुत अच्छा सोर्स है। जैसे इसके अंदर देखो, मैंने आपको बताया था ना, पहले आ गया डियरनेस अलाउंस दे दिया, महंगाई भत्ता, कि जहां पे जिस शहर में आपकी पोस्टिंग है, यहाँ पे जितनी महंगाई है या महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से आपको अलाउंस दे दिया, डियरनेस अलाउंस दे दिया है। सिटी है ना, सिटी कंपनसेशन अलाउंस ये आ गया है ना। अगर आप कहीं सिटी में रह रहे हो, पोस्टिंग अगर गाँव में हुई है, पास में हुई है, तो वहां पे खर्चे पहले ही कम होंगे, है ना। लेकिन आप सिटी में रह रहे हो तो वहां का ट्रेवलिंग से, कन्वीनियंस से बहुत सारे खर्चे है ना, वो आपके ज्यादा रहेंगे। HR हाउस किराए से ले रखा, हाउस रेंट अलाउंस दे दिया। कंपनी दो चीज देती है, जैसे सरकारी वालों को क्या रहता है, या तो आपको क्वार्टर्स दिए जाते रहने के लिए, अगर जहाँ पे क्वार्टर की फैसिलिटीज नहीं है तो सरकार की तरफ से फिर क्या दिया जाता है, HRA दिया जाता है। वैसे प्राइवेट कंपनी अगर आपको कहीं बाहर बुला रही है, जैसे आपकी पुणे में हुई किसी प्राइवेट कंपनी में, इंजीनियर्स को अधिकतर प्राइवेट कंपनियां मिलती है, तो उनको दो ऑप्शन रहता है, या तो जिस कंपनी है तो वहीं पे उन्होंने क्या अपार्टमेंट्स बना दी, आपको रहने की सुविधा दी जाएगी, अगर सुविधा नहीं रहने की तो आपको HRA दिया जाएगा, है ना। ये भी क्या है, मोटिवेशन के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। और सबसे बड़ा मोटिवेशन है सर, पैसा कितना दोगे, है ना। पैसे से बड़ा मोटिवेशन कहीं नहीं लगता है। हम सैलरी सुन के हाँ कर देते हैं। तो सुन गए थे यहाँ से इंदौर से, मोटिवेशन पैसा आ रहा है, 40,000 50,000 सैलरी मिल रही है, चले गए पुणे में। अब वो सैलरी मिल रही है, मैं बता रहा इंदौरी बहुत आलसी रहते हैं, है ना। हम पैकेज अच्छा सुन के चले तो जाते, लेकिन प्रेशर इतना रहता ना मेट्रो सिटीज का, इसका कि आ जाता है। अब वो उनकी प्रॉब्लम क्या थी, इंजीनियर से, CS से अच्छा मिल गया, 5 लाख के समथिंग का पैकेज मिल गया, तो बोले ठीक है हम वहां पे चले आएंगे, रहने के लिए भी अलाउंस सब चीज मिल गया, सैलरी सुन के वहां पे गए। अब गए तो क्या, अपने इंदौरी की आदत है, 9 बजे तो हम बिस्तर से उठते ही है ना, फिर मोबाइल निकाल के बैठ जाएंगे, फिर 10 बजे तक मम्मी 2-4 गालियां देगी, तब उठ के जाएंगे, है ना, फिर मुंह धोएंगे, तो ये प्रॉब्लम रहती। अब वहां पे क्या था, उनको सुबह 6 बजे उठना, तैयार होना, क्योंकि 9 बजे उनको ऑफिस में पहुंचना रहता है। अब एक ताव में चले तो गए कि हमें अच्छी सैलरी मिल रही है, 9 बजे उठे, सुबह 6 बजे उठे, तैयार हुए, खाना वाना बनाया उन्होंने, 7 बजे तक का, 7 साढ़े 7 बजे तक तैयार होकर रेडी होके गए। और फिर नॉर्मली वहां का डिस्टेंस कितना रहता है, बॉम्बे में मेट्रो और ये सब चलती ना, जो लोकल चलती 40-50 किलोमीटर, बहुत नॉर्मल बात है वहां पे। मतलब गोरेगांव से आप अगर सेंट्रल मुंबई जाओगे तो कम से कम 40 से 50 किलोमीटर का की दूरी है, 40-50 किलोमीटर बहुत नॉर्मल बात होती है। अब उनको जाते कंपनी की तरफ से वो मिला था, घर में क्वार्टर मिला था, वहां से उनकी कंपनी का डिस्टेंस था 45 किलोमीटर, कन्वीनियंस उनको खुद को करना रहता था, आपको पता। और फिर 7 साढ़े 7 बजे वो लाइन में लगते थे स्टॉप की, बस स्टॉप की, धक्का मुक्की करके बस में चढ़े, फिर 7:30 बजे से 8 बजे से क्या करा, 1 घंटे तो बस में धक्के खाते हुए वहां पे गए। अब 9 बजे एग्जैक्ट इंटर होना रहता है, 5 मिनट भी लेट नहीं, फिर वहां पे बस स्टॉप जाते छोड़ते, फिर वहां से बोलते आधा किलोमीटर हमें और पैदल जाना पड़ता है, फिर वहां पे गए पैदल। फिर उनको दिया जाता है टास्क, असाइनमेंट दे दिया जाता है अल्टीमेटम्स के नाम से। अल्टीमेटम्स मतलब 9 से 12 तक में इतना टारगेट दिया, इतना काम होना ही चाहिए, हाथ नहीं रुकते, क्योंकि 12 बजे तक वो 3 घंटे में इतना सारा काम हो, फटाफट करो। जैसे 12 बजे 12:15 पे अगला टास्क दे दिया, 3 बजे तक इतना काम होना चाहिए। फिर 3 बजे बाद लंच होता था, 4 से 7 में तुरंत टास्क दे देते, कितना काम होना चाहिए। 7 बजे छुट्टी होती थी, फिर लाइन में लगो बस की, फिर वहां पे जाओ घर पर, फिर 9 बजे रात को फिर खाना बनाओ, 10 बज जाते, है ना। फिर 10 बजे क्या सोए, फिर सुबह 6 बजे उठे, फिर वही उनका रूट चलता है। इसलिए उनको हफ्ते में 2 छुट्टी दी जाती है, सैटरडे संडे, ताकि सैटरडे तो आराम से सोए। काम ही उनका ऐसा ना, सैटरडे तो आराम से सोते हैं और संडे को फिर होते क्या कि कल मंडे फिर जाना है। एक छुट्टी तो एंजॉय होती नहीं, कि सैटरडे को तो इतना थक जाते हैं कि सोएंगे और संडे को रोने लग जाते हैं, कल मंडे कल फिर जाना है, फिर उनके दिमाग में टेंशन, तो प्रेशराइज रहती है। बॉम्बे दिल्ली गए, रात को 2-3 बजे से लोकल चालू हो जाती है वहां की ट्रेन, है ना, मेरे को पता ही नहीं कि सोते कब है।
12-1 बजे तक तो बसें चलती रहती है, 2-3 बजे और 3-4 बजे से तो फिर लोकल ट्रेन चालू हो जाती है, भीड़ जरूरत से ज्यादा है ना। अपने यहाँ पे तो सरकारी सुबह 9 बजे उठती है ना, आराम से 10 सिग्नल चालू होते हैं ना, 8-9-10 बजे तो सिग्नल चालू होते अपने यहाँ के, तो अपने यहाँ पे काम स्लो चलता, आलसी है, काम है, बस सर कम कमाते लेकिन टेंशन फ्री लाइफ है। बोनस कमीशन मिल गया है, टाइमली पेमेंट लेना, ये भी एक अच्छा मोटिवेशन है। अधिकतर कंपनियों की दिक्कत ये है, सैलरी नहीं मिली, हमारे भी नहीं मिली लॉकडाउन से 2 महीने से 3 महीने से तो प्रॉब्लम है। ऐसा दीना था हाँ मिल गई है, लेकिन बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम आती है, यहाँ की नहीं और भी जगह की सैलरी है ना। टाइमली पेमेंट नहीं होता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अधिकतर कंपनियों का। तो भैया वो सारों से लेना है, मैं यही का ही बोल रहा हूँ, अभी भी 8-10 बच्चों से लेना है, टाइमली पेमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर नहीं, कंपनियों में भी ये इश्यू है कि टाइम से पेमेंट नहीं मिलता है, सैलरी भी नहीं मिल रही है। इसके बाद अगर टाइमली पेमेंट कर दिया, बोनस दे दी, सैलरी का इंक्रीमेंट दे दिया, मोटिवेशन है। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग, एप्पल वाले ने किया था, मैंने आपको बताया है ना, बोनस की जगह उन्होंने क्या कर दिया था, स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए थे। अब पढ़ेंगे हम शेयर के बारे में आगे, कि अब क्या बना दिया कि आपसे आप भी मालिक हो, कंपनी के कुछ शेयर्स मैंने एम्प्लॉयज को बांट दिए। अब एम्प्लॉय को पता कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, सैलरी तो मिलेगी, साथ में अगर प्रॉफिट अच्छा हो तो प्रॉफिट में सब भी मिलेगा, तो एक अच्छा एम्प्लॉय मोटिवेशन का सोर्स है। पेड लीव, छुट्टी आए लेकिन सैलरी नहीं कटेगी, पेड लीव तो अच्छा है। नहीं मुझे तो पेड लीव मिलती है बहुत अच्छी, मैं जितनी भी छुट्टी काटता हूँ आज तक किसी दोनों स्कूल में से किसी ने मेरा 1 रुपए नहीं काटा। अच्छा है, तो ये पेड लीव भी अच्छी आपको दी जाती है, आपको भी दी जाएगी पेड लीव। हफ्ते में क्या महीने में 2 या 3 दी जाती है ना, मिलती है 2-3 लीव नॉर्मली मिलती है। इनको कितने, जैसे आर्मी वालों का, गवर्नमेंट वालों को कितनी मिलती है, 1 महीने की लीव मिलती है, साल में 30 दिन की उनको लीव मिलती है, कि कभी भी वो 30 दिन की पेड लीव ले सकते हैं, जा सकते हैं, उनकी सैलरी नहीं कटेगी। और सर अगर नहीं की तो वो जुड़ती भी जाती, और नहीं ली आपने तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाता है लीव एनकैशमेंट के नाम से। सर वो जुड़ती भी जाती, जुड़ती जाती, जब रिटायरमेंट करते ना तब पता चलता है कि इन्होंने लीव एनकैशमेंट ली नहीं। हालांकि पुलिस वाले और ये तो नहीं लेते, बहुत कम आर्मी वाले लेते हैं, वो फायदा उठाते हैं, उनको मिल रही ना लीव 30 दिन की, तो जाएंगे घर पे लेके आएंगे, बोले छोड़ो यार 1 महीने की सैलरी, और कुछ लालची रहते कि नहीं भैया संडे की मिल रही छुट्टी, कोई दिक्कत की बात नहीं। पुलिस वालों को की लाइफ अलग रहती है, उनको तो संडे की भी छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं रहती उनकी, तो उनको तो दिवाली वाले कुछ ऐसे टाइम पे छुट्टी रहेगी नहीं, तो उनका छुट्टी लेना बनता भी है। बाकी गवर्नमेंट दूसरे डिपार्टमेंट देख लिया, ऐसे नगर निगम या दूसरे डिपार्टमेंट से, उनके लिए तो ऐसे छुट्टियां बहुत मिल जाती है, तो वो लेते नहीं पेड लीव। और क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट के बेनिफिट, क्या वो फर्म छोड़ के जा रहा है, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट है तो उसकी पेंशन चालू हो जाएगी और बहुत सारे खर्चे मिल जाएंगे, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको रिटायरमेंट का क्या बेनिफिट मिलेगा। सर वो उसका क्या कुछ करते हैं ना, पैसा इनकम में से, उसको क्या बोलते हैं, पीएफ, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है ना, क्या क्या चीज मांग सकता है एक एम्प्लॉय। पेंशन के अगर कोई प्लान होंगे तो वो मिलेगा, पीएफ मिलेगा, उनका ग्रेच्युटी मिलेगा। पीएफ पे भी 3 तरह के पीएफ होते हैं, आरपीएफ, यूपीएफ और एसपीएफ। हमें पता ही नहीं, खाली पीएफ सुनना है ना। पीएफ एंड ग्रेच्युटी एक्ट 1952 है शायद, हाँ 1952 में बना हुआ है ना। इसमें डिफाइन किया गया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। पीएफ लगता कहाँ पे, किस कंपनी पे, कितने एम्प्लॉयज होने पे लगता है। मोर देन 20 एम्प्लॉयज इन द कंपनीज में 20 एम्प्लॉयज होते हैं तो लगता है। छोटी कंपनी है तो वो क्या बनाएगी, यूपीएफ बनाएगी, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें कंट्रीब्यूशन दोनों का होता है, एम्प्लॉय दोनों का होता है ना। मोर देन 9% ऑफ है ना बेसिक सैलरी या सैलरी है ना, इससे ज्यादा और मैक्सिमम 12%, 12%, मिनिमम 9% और मैक्सिमम 12% क्या करता है, कंट्रीब्यूशन होता है। अब पीएफ में देखो कैसा फायदा, जैसे आपकी सैलरी कितनी 10,000
तो आपका 10,000 का कितना होगा, जितना आपके इसमें से पीएफ कटेगा ना उतना कंट्रीब्यूशन मालिक को और एम्प्लॉयर को भी देना पड़ेगा। जैसे उसने सोचा है कि आपका 10% पीएफ काटा जाएगा, आपकी भी सैलरी का 10%, तो 10,000 का कितना 1,000 आपके इसमें कंट्रीब्यूट, और इतना ही कंट्रीब्यूशन मुझे भी देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता, तो आपका 1,000 जमा नहीं हो रहा, पीएफ में 2,000 रुपए जमा हो रहे हैं, 1,000 मेरी तरफ से, ठीक है। अगर 12% से ज्यादा नहीं दे सकते। सर आपको इससे क्या फायदा? बेटा ये नियम है ना, फायदा तो मुझे है नहीं, मुझे तो नुकसान है कि जितना एम्प्लॉय का कट रहा है तो मुझे भी देना पड़ेगा, कंपनी को भी पे करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी आपका पीएफ कम काटने की सोचती है, वो सोचती 9% ही काटे ताकि मैं भी 9 ही जमा करूं, जबकि 12% तक कट सकता है। अगर 1,200 रुपये पीएफ आपका काटेगा ना तो 1,200 रुपये उसको भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो एम्प्लॉय का क्या नुकसान है ना। और एम्प्लॉय भी क्या सोचता है कि यार मेरा पीएफ कम कटे, मुझे सैलरी ज्यादा मिले, उसके दिमाग में क्या सोचता है, उसका पीएफ कट रहा है, उसके दिमाग में नहीं है कि इतना एम्प्लॉय भी दे रहा है। अगर वो सोचे 1,000 रुपए कट रहा तो एक्चुअल में 1,000 उसका कट रहा है, लेकिन उसका पीएफ कितना जमा हो रहा है, 2,000 रुपये जमा हो रहा है। अगर उस चीज को समझे तो, लेकिन टेक्स्ट में पढ़ा नहीं है तो फिर पीएफ कैसे बनेगा उसका। और क्या दे दिया, इंश्योरेंस फैसिलिटी दे दी है कि चलो भैया बीच में कुछ हुआ जाएगा तो घर वालों को पैसा मिल जाएगा, है ना। और कुछ हुआ है लेकिन मरा नहीं है, बच गया है, तो मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाए। तुमको मैं पता ना, कई बार इंसान बच जाता तो ज्यादा तकलीफ हो जाती घर वालों को, इसका हाथ तो चला गया, पागल तो हो गया, कोमा में बैठा है, अब क्या करें, इंश्योरेंस के पैसे भी, तो अब ये प्रॉब्लम रहती है। और कोई सी और सुविधा दे दी, फाइनेंशियल सुविधाएं दे दी, दे दी अलग, फाइनेंशियल अतिरिक्त सुविधाएं दे दी। तो बेटा ये थे मॉनेटरी मोटिवेशन, सब पैसे से दिए गए। नॉन मॉनेटरी में क्या होगा, आपकी जॉब की सिक्योरिटी दे दी है कि आपको कोई निकाल नहीं सकता। जैसे सरकारी में सबसे बड़ा यही है मोटिवेशन, सैलरी अच्छी मिल रही बात अलग है, लेकिन उनकी जॉब सिक्योरिटी है ना। शाबाशी दे दी, उसकी अप्रिशिएट कर दिया, तालियां बजवा दी कि बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे दिया उसको, है ना। ये हो जाता है ना कि बेस्ट एम्प्लॉय की सीट दे दी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के नाम से, तो ये हो गया। इसमें दे दिया जॉब की सिक्योरिटी, कार्य की सुरक्षा, वो सारे सैलरी नहीं, सबसे ज्यादा रेल में बता रहा हूं, अगर आप फ्यूचर में कभी जॉब देखो तो आप सैलरी से ज्यादा जॉब सिक्योरिटी देखो और अपॉर्चुनिटीज देखो कि अगर मैं इस कंपनी में जाता हूं तो मुझे कहां तक की अपॉर्चुनिटी रहेगी, इसमें मेरी पोस्टिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मेरी जॉब की क्या सिक्योरिटी है। ऐसा नहीं कि कल के जाके मुझे कोई निकाल दे, बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता। एक मूवी थी राज अक्षय कुमार, देखिए सर, प्राइवेट कंपनी में अक्षय कुमार वर्क करता है, लेकिन उसको विदाउट किसी रीजन से निकाल दिया जाता है, क्योंकि एक अच्छा देखो उसके पर्सनल प्रॉब्लम के कारण उसकी है ना ऑफिशियल लाइफ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो उसको निकाल दिया जाता है विदाउट किसी रीजन से। जबकि एक अच्छा एम्प्लॉय होता है तो वो केस कर देता है कंपनी पे कि मुझे क्या करा, बिना किसी रीजन से उन्होंने जॉब से निकाला है, तो मुझे जॉब पे वापस रखने के लिए कर दिया था केस। तो जॉब सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है कि विदाउट किसी रीजन से आप निकाल नहीं सकते हो। दूसरा अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन, कि मुझे कहां तक के प्रमोशन होंगे, पदोन्नति की संभावनाएं क्या रहेंगी अक्सर। और क्या हो सकता है, प्रेज, क्या तारीफ कर देना, प्रशंसा करना कि वाह कितना अच्छा एम्प्लॉय है, वाह बहुत तारीफ कर रहे, पीठ दबा रहे, लेकिन कब तक काम आएगी तारीफ, बीच बीच में करते रहो, इसलिए जरूरत से ज्यादा चापलूसी मत करो एम्प्लॉय की, बीच बीच में करते रहो। एम्प्लॉयज है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ इन मैनेजमेंट, सॉरी प्रबंधन में भी इसका पार्टिसिपेंट करवा दो कि भैया आप वो हमें मैनेजमेंट करना, लेकिन आप अपना सजेशन दे सकते हो, है ना, मैनेजर के साथ उठना बैठना कर लो। तो ये और इसका पार्टिसिपेट होने लग गया, तो उसको खुद को भी लगने लग जाता है कि नहीं भैया मैं भी कुछ लीडर हूं।
फिर क्या होगा मोटिवेशन का? रिकॉग्निशन मतलब बेटा इसमें क्या लिखा हिंदी में? इसमें लिखा है गुरुओं का सम्मान, परामर्श और गौरव। 5वां पॉइंट 5वां लिखा है परामर्श। परामर्श, कि उसकी बात भी सुनो एम्प्लॉयज की, वो मोटिवेट होने लग जाएगा। फिर मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, एक वो कार का एग्जांपल निकल नहीं रही थी तो आपने मैंने बताया था हवा निकाल के नीचे से निकाल दी थी, है ना। परामर्श एम्प्लॉयज का भी सुनो, अगर आप उसकी बात सुन रहे हो, उसकी बात का सम्मान कर रहे हो तो वो क्या, देखो फिर उसको खुद को भी अंदर से रिस्पेक्ट फील होगी कि मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ कि जहां पर मेरी बातों को भी अहमियत दी जाती है। फिर क्या, ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट जरूरी है। विदाउट ट्रेनिंग मोटिवेशन कितनी भी तारीफ करो, जब आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप काम कैसे करोगे, है ना। ऐसा नहीं कि वो मैंने बताया था लाइट ठीक करने गए, अब उसको मोटिवेट करे, शाबाश बहुत अच्छा तो कर लेगा, जा चल चढ़ जा। अब उसको जानकारी नहीं, उसको ट्रेनिंग ही नहीं मिली प्रॉपरली तो करंट खा के गिरना ही है उसको। तो जब तक आपको इंसान को खुद से कुछ चीज आने लग जाती है ना, वो खुद सेल्फ मोटिवेट होने लग जाता है। तो विदाउट ट्रेनिंग मोटिवेशन देना ही कोई मतलब का नहीं है। तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। फिर इसके बाद चैलेंजिंग जॉब दे दी जाए। चैलेंज करना तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अरे तुझसे हो ही नहीं सकता है, तुमसे ना हो पाएगा, डायलॉग था ना वो। जब ये बात किसको बोल देते ना तो सीधी चुपती है, यार कि मुझसे कैसे नहीं हो पाएगा, अब तो मैं करके बताऊंगा। किसी बच्चे को चैलेंज कर देते हैं कि भैया तुझसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक मेरे साथी, मेरा क्लासमेट था, उसको तो सर ने सर ने ऐसा चैलेंज कर दिया कि भैया जिस दिन ये 10वीं पास हो गया मैं इसके सामने धूल में ना खड़ा कर दूंगा, ऐसी बात कर दी थी। और उसको इसी दिन पे चुप गई कि आज वकील है वो, क्योंकि वो 3 साल फेल हो गया था ना, उसके बस की बात नहीं थी। अब मैं पास का एग्जांपल दे रहा हूँ, कितना बड़ा उसको चैलेंज कर दिया था तो उसको इसी चुप गई ना बात, मेरी जान खाता रहता था दिन भर वो। तो पीछे के फालतू दोस्तों सब छोड़ गए, साथ में जाना, फिर उसके घर पे बुला ले, सब फैसिलिटी कि तुझे कोई चमकाएगा नहीं, कोई डराएगा नहीं, मेरे साथ बस पढ़ते रहे, बोलते रहे। वो सुनता रहता था बस मेरी बातें। तो ये क्या हो जाता है कि उसको चैलेंजिंग जॉब दे दो, किसी एम्प्लॉय को चैलेंजिंग जॉब दे दो कि वो उसको करने के लिए फिर क्या हो जाए, डायरेक्ट खुद मोटिवेट हो जाएगा। मतलब आप सम्मान पे ठेस नहीं लग जाए उसको, आत्मसम्मान पे बात आ गई कि भैया अब तो उसने चैलेंज कर दिया। फिर काफी बेटा इसका पॉइंट तो है ना, फीलिंग ऑफ और एकम्प्लिशमेंट, है ना। जॉब का सेटिस्फेक्शन दे दिया है और ह्यूमन रिलेशन, है ना, मानवीय संबंध अच्छे बना रखे। कुछ एम्प्लॉय बोलते हैं ना, अरे मैनेजर तो अपना दोस्त है, उठना बैठना होता है, तो वो इतना नहीं, इतनी जरूरत से ज्यादा भी नहीं, दोनों में डिफरेंस आता बस। एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन ना, मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा में अंतर। सर ये जो अभी पढ़ा नहीं क्या आता? क्या बेटा आते हैं, क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं, डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा में अंतर। आप लास्ट के 5 साल के पेपर देखोगे, कम से कम 3 से 4 बार आपको एग्जाम में मिल जाएगा। वैसे 2 साल में तो चेंज मैंने देख लिया। क्या ये है ना, ये तो क्वेश्चन मिलता है। तो बेटा ये दोनों के अंतर याद कर लो, आप इधर ध्यान दो। मीनिंग आई तो मिक्स करके कर दो, कैरेक्टरिस्टिक्स आई तो ये पॉइंट सामने दे रखे कर लोगे, है ना। और अंतर आया तो 4 से 5 क्वेश्चन आपने कवर कर रहे हैं। मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन खींच दिया, अंतर हो गया। बेटा ये मोटिवेशन का पॉइंट कंप्लीट कर लो पहले। बैठो बैठो, कहाँ बंद कर ली, ये बोलना जाना साफ भाई ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ साउंड और गुड मोटिवेशन पढ़ लो, ये भी आएगा। बस वही चीजें तो देखते हो सर, जो एग्जाम में आएगा वो ही पढ़ाओ आपको, है ना। हिंदी में कहा है तो एक अच्छे अभिप्रेरण, है ना, प्रणाली के गुण बताइए, तत्व बताइए।
मिल गया। इसमें लिखा है एक प्रभावी नेता के गुण। नेता के नहीं बेटा, गुड मोटिवेशन कहाँ है? लीडरशिप पे तो अभी आए नहीं अपन। रुक जा, ये रहा। चलो बेटा, एक अच्छा मोटिवेशन सिस्टम कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? एक अच्छा मोटिवेशन वो जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए कि भैया काम क्या करना है उसको मैंने मोटिवेशन किस चीज का दे दिया, तो मोटिवेशन गलत भी नहीं देना है कि भैया मुझे काम कुछ करवाना था, मोटिवेशन कुछ और का दे दिया। हो जाता ना कि मिस मोटिवेशन ले लिया, उसके दिमाग में कुछ और बात भर गई, उसके लिए मोटिवेट हो गया। कॉस्ट इफेक्टिव है ना, एक ऐसा मोटिवेशन कि जिसपे कम लागत में अच्छा मोटिवेशन दे दिया जाए। ऐसा तो नहीं कि आपने मोटिवेशन देके मैनेजर ही फंस गया कि बोला भैया तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा मैं 50%, उसने सही में कर दिया वो काम, अब उसको सैलरी बढ़ानी पड़ गई है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा मोटिवेशन भी नहीं देना है। फिर इसके बाद ये फोर्थ वाला देखो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, फ्लेक्सिबिलिटी है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लोचशीलता है ना, लोचशीलता है ना। मोटिवेशन ऐसा हो कि जो स्कीम या कंडीशन के हिसाब से क्या कर सके आप, उसमें ढाल सको उसको ना? और क्या, कंफॉर्मिटी ऑफ गोल है ना, जिससे उद्देश्य को पूर्ण करने की संभावना मिले। इसमें से 4 पॉइंट्स आ जाएंगे बेटा। 4 पॉइंट्स कौन कौन से कर सकते हो, अच्छे देख लो। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो उसका है ना, किसका, प्रशासनिक तरीके से, सही तरीके से, मतलब क्या हो, मोटिवेशन क्या हुआ है ना। बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यूज, जिससे इसमें मानवीय गुणों में भी क्या हो, पर आधारित हो जाए। 4 पॉइंट्स कर लो। देखो, पहला प्रोडक्टिव हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, फ्लेक्सिबल हो और कंफॉर्मिटी टू गोल। ये 4 पॉइंट्स देख लो उसमें है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और क्या, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ। ये भी करना कंप्रेहेंसिव का, तो ये भी कर सकते हो बेटा ना। अब रहा अपना लीडरशिप का। देख लो अभी भी कितना बाकी है। वो सबको पूरा, अरे बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा। चलो फिर बाकी अब देखते हैं।